एक्सरसाइज 3 का पैसेज 1 देखो, क्वेश्चन 1 to 3। यहाँ पे एयर एयर एक मीडियम दिया हुआ है, बीच में वाटर है और राइट साइड में भी एयर। और ये दो स्फीयरिकल सरफेसेस है, सरफेस 1 एंड सरफेस 2। पहले सवाल में लाइट जो है वो सरफेस 1 पे इंसिडेंट है फ्रॉम द लेफ्ट। द इमेज फॉर्म्ड आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन इज डेफिनेटली, ऑप्शंस में दिया हुआ है रियल फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट, रियल फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अपन को दो केसेस देने होंगे। फर्स्ट केस में मैं रियल ऑब्जेक्ट मान के चल रहा हूँ। रियल ऑब्जेक्ट मतलब u नेगेटिव होगा, -x, n2 बाई v माइनस n1 बाई u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई r। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये वाले रिफ्रैक्शन के लिए r नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पर म्यू अपॉन v इसके इक्वल आ रहा है। और देखो इसमें ये दोनों टर्म्स नेगेटिव है, तो डेफिनेटली v की वैल्यू नेगेटिव होगी और इमेज वर्चुअल होगा। इसका मतलब अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली इमेज वर्चुअल होगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? वर्चुअल फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी मैच हो रहा है, राइट। वैसे ही अगर सेकंड केस में तुम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हो, तो उस केस में v की वैल्यू अपन डेफिनेटली पॉजिटिव या नेगेटिव बोल नहीं सकते, राइट। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इन अबव क्वेश्चन इफ द ऑब्जेक्ट इज रियल देन द फाइनल इमेज फॉर्म्ड आफ्टर टू रिफ्रैक्शंस। देखो दो रिफ्रैक्शन के बाद तो बोलना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि फर्स्ट रिफ्रैक्शन से अपन ने क्या देखा था? रियल ऑब्जेक्ट के लिए कैसा इमेज बनेगा? रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बनेगा, राइट। वर्चुअल इमेज मतलब फर्स्ट सरफेस के लेफ्ट साइड पे वो इमेज होगा, और सेकंड सरफेस पे अगर तुम रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो, n2 क्या होगा सेकंड सरफेस के लिए? 1, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू। सेकंड सरफेस के लिए भी u डेफिनेटली नेगेटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट सरफेस का जो इमेज है वही लेफ्ट में बन रहा है, इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाय r। इसके लिए r नेगेटिव, तो यहाँ से 1 अपॉन वी कितना आ रहा है? म्यू माइनस 1 अपॉन r माइनस म्यू अपॉन x। तो एक टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म नेगेटिव है, तो यहाँ पे अपन डेफिनेटली बोल नहीं पाएंगे कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। तो ऑप्शन डी सही होगा, बोथ ए एंड बी आर पॉसिबल। क्वेश्चन 3, अगर लाइट सरफेस 2 पे इंसिडेंट है फ्रॉम द राइट साइड, उस केस में अपन को सेम चीज एनालाइज करना है। तो यहाँ पे अपन लेफ्ट साइड को पॉजिटिव लेंगे, और फर्स्ट केस में अगर मैं ऑब्जेक्ट को रियल मान लूँ, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई r। अगेन ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे म्यू बाई वी इसके एक्सप्रेशन में वापस एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव, तो रियल वर्चुअल दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट लूँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेने पर u पॉजिटिव होगा, और n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू अप्लाई करने पर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे v भी पॉजिटिव आ रहा है, सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट विल डेफिनेटली गिव रियल इमेज। ऑप्शन सी मैच हो रहा है ना इधर भी। समझ में आया सबको पैसेज 1? एनी डाउट सो फार? ओके, पैसेज 2 देखो अभी, क्वेश्चन 4 से 6। देखो यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क दिया हुआ है, और उसका रेडियस इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है। और ये जो डिस्क है वो स्क्रीन के प्लेन में नहीं है, वो स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो डिस्क के पेरिफेरी पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका डिस्टेंस एक्सिस से सेम होगा, इक्वल्स टू द रेडियस। तो ऐसे डिस्क का जो इमेज है वो भी एक सर्कुलर डिस्क ही बनेगा ना। अगर मैं मैग्निफिकेशन m मान लूँ, तो उस सर्कुलर डिस्क का रेडियस m टाइम्स ओरिजिनल रेडियस हो जाएगा, राइट। सो फोर्थ का आंसर ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे तुम इमेज का लोकेशन भी निकाल सकते हो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। तो v -30 आ रहा है और मैग्निफिकेशन -2, राइट। और जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसका रेडियस भी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है। तो देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा है। इन द अबाउ क्वेश्चन द एरिया ऑफ इमेज एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है वो 0.6 हो जाएगा, और क्योंकि मैग्निफिकेशन 2 है
तो इमेज का रेडियस डबल हो जाएगा 1.2 एंड एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, राइट। फिर क्वेश्चन 6 में क्या पूछा है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ द इमेज। इमेज का रेडियस 2 टाइम्स ऑब्जेक्ट का रेडियस होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज रेडियस इज 2 टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट रेडियस। तो इससे 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ओके ये मैच द फॉलोइंग देखो, अभी यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, बीच में लेंस है, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, दोनों साइड मीडियम एयर दिया हुआ, ओके और ऑब्जेक्ट को इनिशियली फोकस पे रखा हुआ, तो इसका इमेज इनफाइनाइट पे फॉर्म होगा। अभी इसमें अपन कुछ कुछ चेंजेस कर रहे हैं कॉलम 1 के अकॉर्डिंग। कॉलम 1 का पहला एंट्री देखो, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज डबल्ड, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी 2 म्यू कर दिया, और हमें पता है कि 1 अपॉन फोकल लेंथ इज म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दूंगा तो 1 अपॉन एफ बढ़ जाएगा, मतलब फोकल लेंथ कम हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट केस में फोकल लेंथ ओरिजिनल फोकल लेंथ से कम हो जाएगा, और अगर फोकल लेंथ ओरिजिनल फोकल लेंथ से कम हो गया तो अभी ऑब्जेक्ट फोकस के लेफ्ट में चला जाएगा। एक्चुअली ऑब्जेक्ट वहीं पे है मगर फोकस राइट में शिफ्ट हो गया, तो फोकस के रिस्पेक्ट में अभी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में आ गया, राइट। और अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में आ गया तो इमेज भी लेफ्ट में आ गया होगा, इमेज रियल ही रहेगा, राइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड फोकस, सो इमेज विल बी रियल, और वो भी इनफाइनाइट से लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और उसका साइज कम हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शंस मैच हो रहे, इमेज विल बी रियल, सर ऑप्शन पी मैच हो रहा है, बताओ क्या डाउट है। सर हम उसको ऐसा सोच सकते हैं कि U बढ़ गया तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई, इसलिए वो पास आ गया। म्यू बढ़ गया तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई। वैसे भी सोच सकते, करेक्ट। फोकल लेंथ का कम होना मतलब वही बात है, यस रेज अभी ज्यादा जल्दी कन्वर्ज हो रही है, तो इसीलिए उसका फोकल लेंथ कम हो गया, उस तरीके से भी सोच सकते, करेक्ट, ठीक है। तो इमेज रियल होगा, और इमेज का जो साइज है वो पहले के कंपैरिजन में डेफिनेटली कम हो जाएगा। पहले तो इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा था, तो साइज भी काफी बड़ा होगा, इस केस में साइज कम हो जाएगा। फिर बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल्ड, तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर को डबल करते हैं तो फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और अगर फोकल लेंथ बढ़ गया तो फोकस के रिस्पेक्ट में अभी जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के अंदर चला गया होगा, विद इन फोकस, राइट। तो इस केस में इमेज वर्चुअल होगा, और साइज तो अभी भी डिक्रीज ही होगा ना, क्योंकि इनफाइनाइट से तो वो पास में आ गया होगा। तो कौन से एंट्रीज मैच होंगे, इमेज इज वर्चुअल एंड साइज विल डिक्रीज, क्यू एंड आर। फिर देखो सी केस में क्या दिया हुआ है, बीच में एक स्लैब डाल दिया, तो ये स्लैब का काम क्या होगा, ये स्लैब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करवा देगा, और अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो गया तो वापस वो फोकस के अंदर आ गया होगा, राइट। तो इसमें भी क्यू और आर ऑप्शंस मैच करेंगे, इमेज वर्चुअल होगा और साइज कम हो गया होगा। और डी ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है, डी ऑप्शन में अपन ने ये वाले मीडियम को भी म्यू बना दिया, तो अगर इस मीडियम को भी अपन ने म्यू बना दिया तो लेंस का पावर कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, खाली एक ही सरफेस रिफ्रैक्ट कर पाएगा। तो अगर पावर कम हो गया तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ गया तो ऑब्जेक्ट वापस फोकस के अंदर आ जाएगा, तो वापस क्यू और आर मैच होगा। समझा सबको ये लॉजिक। सर आखिरी वाला नहीं समझे। एक आखिरी वाले में अपन ने ये वाले मीडियम को म्यू कर दिया, राइट, तो यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं ना ये वाले सरफेस पे। यस सर। जब मैं मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नजदीक लेके आऊंगा तो लेंस का पावर कम हो जाएगा ना, लेंस की बेंडिंग कैपेसिटी, कन्वर्जिंग कैपेसिटी यस विल सर। डिक्रीज, हाँ क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस कम हो गया, और हाँ पावर का कम होना मतलब फोकल लेंथ बढ़ जाएगा उसका इफेक्टिवली, यस सर। और फोकल लेंथ बढ़ गया तो फिर पिछले ऑप्शन से ही मैच हो जाएगा ना रिजल्ट, जो बी हाँ और सी में हो रहा था वही यहाँ पे भी हो जाएगा। हाँ सर। ओके फिर क्वेश्चन 8 देखो, क्वेश्चन 8 भी स्फेरिकल डिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है, ऐसे टाइप के सवाल अपन काफी बार कर चुके हैं। इसमें एक एक करके सारे ऑप्शंस वेरीफाई कर लेते हैं। ऑप्शन ए में देखो क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में ऑब्जेक्ट रियल है, डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव मानेंगे, तो u जो है वो -x होगा, n2/v माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r, ये अप्लाई कर दो। ये अप्लाई करने के बाद अपन को दिखेगा कि
v की वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव आ रही, v का नेगेटिव आना मतलब इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। तो ऑप्शन क्यू मैच हो रहा है। और साथ में हमें ये भी पता लगाना है कि इमेज मैग्नीफाइड होगा या डिमिनिश्ड होगा। तुम्हें याद है स्फेरिकल डिफ्रैक्शन में मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला होता है μ1/μ2 इंटू वी बाई यू। तो इस केस में μ1/μ2 इंटू वी बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि u की वैल्यू x है। और μ2/v तुम यहाँ से निकाल सकते हो। हेलो सर। हाँ बताओ क्या डाउट है। सर हम इसको ऐसा सोच सकते हैं कि सर वो कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है, लेकिन वन का मतलब यू ज़्यादा है, तो वो उल्टा बिहेव करेगा। और कौन उसको से पिछले सवाल की बात कर रहे हो, लास्ट नहीं क्वेश्चन सर, में। नहीं नहीं। इसमें लेंस का है, यहाँ पे तो खाली स्फेरिकल सरफेस है ना। हाँ सर, लेकिन वो कॉन्वेक्स टाइप सरफेस है, लेकिन मीडियम वन का ज़्यादा है, तो वो कॉन्केव के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, वैसा भी सोच सकते हो। बट देखो यहाँ पे लेंस और स्फेरिकल सरफेस में फर्क होता है ना। लेंस में दो सरफेस होते हैं, दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, हाँ। बट यहाँ पे एक ही स्फेरिकल सरफेस है। यस सर। तू जो बोल रहा है वो लॉजिक भी अप्लाई करके देख लेते हैं, शायद उससे भी आंसर आना चाहिए। सही सोच रहा है वो भी। उससे बी और डी का सही आया, ए का मेरा क्यू नहीं आ रहा। हाँ देख, इसीलिए उसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं कुछ कुछ में। 100% फुल प्रूफ तरीका नहीं है वो, क्योंकि एग्जैक्टली लेंस नहीं है ना ये। एक्चुअल में तो खाली एक सिंगल स्फेरिकल सरफेस है, और लेंस में अपन दो स्फेरिकल सरफेस मानते हैं। ओके, हाँ तो सर। वो मेथड को अवॉइड करो, बेटर रहेगा, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पे खाली स्फेरिकल रिफ्रैक्शन वाला थियरी अप्लाई कर दो, उससे डेफिनेटली तुम्हें सही आंसर आ जाएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करो, और एलसीएम लेके μ2/v निकाल लो। तो v/μ2 इसका इनवर्स होगा, और साथ में उसको μ1/x से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करने पर देखो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, μ1r अपॉन μ1r प्लस μ1 माइनस μ2x। μ1 माइनस μ2 भी पॉजिटिव होगा, तो डेफिनेटली ये वाला टर्म जो है वो 1 से छोटा होगा। यहाँ पे हम लोग खाली मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो अगर मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होगा मैग्निफिकेशन का, तो इमेज डिमिनिश्ड होगा, राइट। सो ऑप्शन ए का आंसर क्या होगा, क्यू और एस। वैसे ही ऑप्शन बी में ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, तो यू पॉजिटिव होगा। यू को मैंने पॉजिटिव एक्स रखा हुआ है इधर। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यहाँ पे आर नेगेटिव होगा, तो फॉर्मूला अप्लाई करने पर देखो यहाँ पे वी पॉजिटिव आ रहा है। वी की वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव होगी, तो वी पॉजिटिव मतलब इमेज कैसा, रियल की वर्चुअल। इमेज रियल होगा, तो एक ऑप्शन एस मैच हो रहा है। और मैग्निफिकेशन का वापस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले v अपॉन म्यू टू की वैल्यू निकाल लो, इस टर्म को सिंप्लीफाई करके, और फिर उसको μ1/x से मल्टीप्लाई कर दो, तो μ1 अपॉन μ2 इंटू v/x, ये मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड होगा। और यहाँ पे भी देखो ये मैग्नीट्यूड 1 से छोटा आ रहा है, तो इमेज डिमिनिश्ड होगा, राइट। सो p और s ये दोनों सही होंगे आंसर, रियल एंड डिमिनिश्ड। समझा ये सबको। ऑप्शन p में रियल दिया हुआ है और ऑप्शन s में डिमिनिश्ड दिया हुआ है। वैसे ही सी केस देखो, सेम चीज सी में भी अप्लाई कर दो। तो सी में अप्लाई करने पर हम लोग श्योरली बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म पॉजिटिव आ रहा है और एक टर्म नेगेटिव आ रहा है, तो v की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। और वैसे ही इसको सिंप्लीफाई करने पर मैग्निफिकेशन भी मोर देन 1 लेस देन 1 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपन कौन से ऑप्शंस मैच करवाएंगे, मे बी वाले। जब जब अपन श्योर नहीं है किसी आंसर के बारे में, तो मे बी वाले ऑप्शन सही होते। आर और टी, इमेज मे बी मैग्नीफाइड, इमेज मे बी रियल, राइट। और वैसे ही ऑप्शन डी में क्या मिल रहा है अपन को, ऑप्शन डी में भी ऐसा ही रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी आर और टी मैच करेगा। ओके, समझ में आ गया सबको ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 9। अच्छा पैसेज हो गए ना, पैसेज और मैच द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 3 में इतना ही था।
ओके, तो एक्सरसाइज 4 कर लेंगे अभी। एक्सरसाइज 3 में कुछ डाउट है किसी को? अपन ने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें? ओके चलो।